नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 5 के ऊपर। यह प्रैक्टिस सेट सीयूईटी और सभी राज्यों के टीजीटी, पीजीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण पर हमने एक सीरीज के माध्यम से लगातार चर्चा करनी शुरू कर दी है, जिसमें कि 5वें पायदान तक हम पहुंचे हैं। इसके पहले के चारों प्रैक्टिस सेट आप देख लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और नहीं देखे हों तो जो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जरूर जाकर इसको देखिए। जो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण के अतिरिक्त हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं और अभ्यास करना चाहते हैं तो उनके लिए हिंदी के 75 प्रश्न से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों में होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को भी इस चैनल पर अपलोड किया गया है, उनको भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का मौका मिल सके। तो चलते हैं, बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। यहाँ पर पहला सवाल जो पूछा गया है, इनमें से किस वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य रूप है? ऑप्शन दिया गया है, वह कार चला रहा है, बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, मित्र हमेशा विपत्ति में साथ देते हैं, अच्छे लोग किसी का बुरा नहीं करते। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि कर्मवाच्य इनमें से कौन है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का संबंध ये होता है कि क्रिया का वह रूप जो यह हमें बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वाच्य को हिंदी व्याकरण में 3 भागों में बांटा गया है और ये जो विभाजन किया गया है ये प्रयोग के आधार पर किया गया है। क्रिया के रूप का जो प्रयोग किया गया है, इससे ये पता चलता है कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। तो अब आप परिभाषा को समझ गए, वाच्य किसे कहते हैं? जो क्रिया के रूप के तौर पर होता है और जिससे यह पता चलता है कि इस वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता, कर्म या भाव की। तो यहां पर जो सवाल पूछा गया कि वाक्य में क्रिया का कर्मवाच्य किसमें है, तो चारों ऑप्शन आपने देख लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों द्वारा शोर मचाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि वह कार चला रहा है, यानी कि कर्तृवाच्य है। ठीक है। मित्र हमेशा विपत्ति में साथ देते हैं, यहाँ पर भी एक तरीके से आप देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य है। अच्छे लोग किसी का बुरा नहीं करते, ये भावाच्य से जोड़ सकते हैं इसको। प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे और इस पर आधारित प्रश्न आपको दिखाई देंगे। पूछा गया कि किस वाक्य में कर्तृवाच्य, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। ऑप्शन दिया गया है, मोहन द्वारा नाटक खेला गया, उससे खाना नहीं खाया गया, हरीश द्वारा पत्र वाचन किया गया, अम्मा खाना बना रही थी। तो कर्तृवाच्य किस ऑप्शन में है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, अम्मा खाना बना रही थी। इसमें कर्ता के रूप में कौन है? अम्मा। देखिए यहां पर मोहन द्वारा नाटक खेला गया, यहां पर आप देख रहे हैं कि कर्मवाच्य है, इसके द्वारा नाटक को क्या किया जा रहा है? खेला जा रहा है। दूसरे में भाववाच्य है, तीसरे में भी कर्मवाच्य। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर कि ऑप्शन डी जो है वो कर्तृवाच्य से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य रूप है? ऑप्शन दिया गया है, दर्द के कारण उससे सोया नहीं गया, बच्चे शांत नहीं रह सकते, वह अच्छी तरह से देख नहीं सकता, हम लोग रोज नहाते हैं। तो भाववाच्य यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का रूप भाव को दिखाता हो। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि भाव की प्रधानता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दर्द के कारण उससे सोया नहीं गया। इसको आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा और यहाँ पर देखिए वो भाव भी उत्पन्न हो रहा है कि दर्द के कारण उसे सोया नहीं गया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य से संबंधित नहीं है? यानी कि चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा वाक्य है जिसका संबंध भाववाच्य से नहीं है।
ऑप्शन दिया गया बच्चे से रोया नहीं गया, उससे चला नहीं जाता, मोहन से उठा नहीं गया, मैं पत्र नहीं पढ़ सका। तो अब आप बहुत आसानी से बता देंगे कि किसमें भाववाच्य नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, मैं पत्र नहीं पढ़ सका। ठीक है, बाकी में आप देख रहे हैं कि रोया नहीं गया, चला नहीं जाता, उठा नहीं गया। तो इस तरीके से आप भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य को आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से पकड़ पाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं। एक बार फिर से दोहराओ, आप देख रहे हैं कर्मवाच्य हमें बताना है कि किसमें नहीं है। कमला द्वारा पत्र लिखा गया, भारत तेजी से विकास कर रहा है, बालक द्वारा पतंग उड़ाई गई, उससे पुस्तक पढ़ी नहीं गई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कर्मवाच्य नहीं है। चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, भारत तेजी से विकास कर रहा है। इसमें कर्म की कहीं कोई प्रधानता नहीं है। बाकी में आप देख रहे हैं कि कमला द्वारा पत्र लिखा गया, बालक द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, उससे पुस्तक क्या पढ़ी नहीं गई। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इनमें से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तनया, आत्मजा, तनुजा, अनुजा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पुत्री का पर्यायवाची बताना है, ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपके दिमाग में अभी तक जितने भी पर्यायवाची शब्दों को आपने याद किया होगा वो सब आना शुरू कर चुके होंगे। अब पुत्री का आपने क्या क्या पढ़ा था? तनया पढ़ा था। आत्मजा काफी ये फेमस आपने देखा होगा कि प्रसिद्ध है। अगर आपके घर में कोई निमंत्रण कार्ड आता होगा विवाह का, तो वहां पर ये लगा रहता है हमेशा, आत्मज और आत्मजा। तो आत्मजा का मतलब पुत्री हो गया, इस चीज को तो एकदम से इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। तनुजा का मतलब भी पुत्री है। ठीक है, अनुजा कोई यहाँ पर पुत्री के अर्थ में नहीं। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी कि पर्यायवाची अनुजा नहीं है, बल्कि ऊपर के जितने भी तीनों शब्द हैं ये सब पुत्री के पर्यायवाची। अब मान लीजिए बीपीएससी के एग्जाम में आप जा रहे हैं, तो बस यहाँ पर दो ऑप्शन और जोड़ देगा, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो आप का आंसर क्या हो जाएगा कि एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें आप देख रहे हैं कि अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी नहीं है? समानार्थी का मतलब समान अर्थ देने वाले। ठीक है, एक समान अर्थ देने वाले को हम समानार्थी कहते हैं। तो यहां पर हमें बताना है कि समानार्थी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है रश्मि, अंशु, मयूख, कर। तो जैसे इसको आप पर्यायवाची के निकट थोड़ा सा रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा समूह है या विकल्प है जो कि समानार्थी शब्दों से जुड़ा हुआ नहीं। तो पहला मैंने पढ़ दिया, धनुष, कोंदट, कोदंड, शर, चाप, जलज, पंकज, पाथोज, अंभोज, नभ, अंबर, व्योम, गगन। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जो कि समानार्थी में नहीं आ रहा है? तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, धनुष, कोदंड, शर, चाप, ये सब इसमें से आप देख रहे हैं कि कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। ऊपर में आप देख रहे हैं कि रश्मि मतलब किरण, अंशु मतलब किरण, मयूख मतलब किरण और कर मतलब किरण। नीचे में देख रहे हैं कि नभ मतलब आकाश, अंबर मतलब आकाश, व्योम मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश, जलज मतलब कमल, पंकज, पाथोज, अंबोज, ये सब कमल के एक तरीके से समानार्थी है। ठीक है, बस ये ऑप्शन बी इसमें दिखाई दे रहा है जो कि सब में अलग अलग, जैसे सर मतलब बाण, चाप मतलब जो कि इसकी रस्सी है। ठीक है, तो धनुष का ये अलग अलग पार्ट यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन एक दूसरे के ये सब समानार्थी नहीं। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी हैं? ऑप्शन दिया गया मयूर, केकी, कलकंठ, शिखी, मूढ़, जड़, मूर्ख, अभिज्ञ, ब्याल, पन्नग, उरग, भुजंग, अग्नि, हुताशन, अनिल, कृषाण। तो समानार्थी, परस्पर समानार्थी हमें शब्द बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन सी है, जिसमें कि सांप के सारे अर्थ इसमें दिए गए। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अब इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके लिए एक तरीके से नया हो सकता है।
ठीक, सभी शब्द परस्पर समानार्थी हैं। इसका मतलब है कि कुछ इसमें शब्द तो जरूर हर ऑप्शन में एक दूसरे से समान है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि समान नहीं है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देखिए अनिल दे दिया गया है। अनिल का मतलब आग नहीं होता बल्कि हवा है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? मतलब कि जोड़े के रूप में कौन विलोम शब्द नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है अमल, विमल, शिष्ट, अशिष्ट, हानि, लाभ, अच्छा, बुरा। तो इसमें कौन सा ऐसा युग्म है जो कि विलोम के समूह में नहीं है? ठीक, तो यहां पर आप देखिए सही जवाब है ऑप्शन ए, अमल और विमल एक दूसरे के विलोम में नहीं। बाकी आप देख रहे हैं कि शिष्ट का विलोम अशिष्ट, हानि का विलोम लाभ और अच्छा का बुरा। ठीक, अगला जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म है? शांत, प्रशांत, स्वीकार, अंगीकार, नाश, विनाश, नत, विनत। तो विलोम शब्द युग्म हमें बताना है। ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको लेकर आप हो सकता है कि एग्जाम के दिन काफी माथापच्ची कर सकते हैं। नीचे से हम देखते हैं नत का मतलब भी विनत है। नाश आप देख रहे हैं तो नाश विनाश से ही जुड़ा हुआ है, मतलब समानार्थी दिख रहे हैं। स्वीकार अगर अंगीकार बोलेंगे या फिर स्वीकार बोलेंगे, सेम टू सेम अर्थ है। शांत, प्रशांत, शांत का मतलब शांत, ठीक है। प्रशांत का मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि व्यापक रूप से प्रशांत महासागर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से शांत का विलोम क्या हो गया? प्रशांत हो गया। तो ये विलोम शब्द, इसको ये आपके लिए नया हो सकता है, इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? उचित, अनुचित, संपत्ति, विपत्ति, संयोग, वियोग, खंडन, विखंडन। ठीक, तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो उचित, अनुचित, संपत्ति, विपत्ति, संयोग, वियोग, खंडन का विखंडन नहीं बल्कि खंडन के स्थान पर मंडन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? आवास, निवास, नीरस, सरस, इष्ट, अभिष्ट, अल्प, स्वल्प। तो इसमें से एक सही कोई ऑप्शन है जिसे कि हमें बताना है। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है नीरस का क्या बताया गया यहां पर? सरस। तो ये विलोम शब्द युग्म क्या है? सही है। बाकी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं एक दूसरे से समानार्थी अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? घात, आघात, उन्मुख, सम्मुख, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, पक्ष, प्रतिपक्ष। तो यहां पर सही कौन सा ऑप्शन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, पक्ष, प्रतिपक्ष। और कई बार तो इसी को राजनीतिक अगर हलचलों में देखेंगे तो पक्ष विपक्ष बोला जाता है, कई बार प्रतिपक्ष भी बोला जाता है। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, उन्मुख, सम्मुख, घात, आघात, ये सब क्या है? ऊपर के जितने भी शब्द दिए गए हैं लगभग एक दूसरे के समान अर्थ में ही प्रयुक्त हुए, विलोम नहीं। ऑप्शन डी क्या है? एक दूसरे का विलोम है। अगला प्रश्न है कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? हमें बताना है कौन सा युग्म गलत है यहाँ पर। दयालु, निर्दय, अग्रज, अनुज, असीम, निस्सीम, प्रवृत्ति, निवृत्ति। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो विलोम शब्द दिया गया है गलत। दयालु का निर्देश सही है, अग्रज का अनुज, प्रवृत्ति का निवृत्ति सही है, असीम का यहाँ पर ससीम या फिर निस्सीम दिया गया है क्या है? गलत है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अनल, अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ऊपर आपने देखा कि ये पर्यायवाची के रूप में भी आया हुआ था समानार्थी में। ऑप्शन दिया गया कि अनल और अनिल को हमें बताना है। तो जब आप परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न देखें तो यहीं पर अगर आपको अर्थ पता है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अपने भाषा में भी नोट कर लीजिए, फिर आप मिलाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वायु अग्नि, अग्नि वायु, जल वायु, वायु जल, ये सब घुमा कर दिया हुआ है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया।
कम से कम आपने मिला लिया, नहीं तो जल्दीबाजी में आप अति उत्साह में इसको भी कर सकते हैं, जो कि गलत है। ठीक, तो यही चेक करने का माध्यम था यहाँ पर प्रश्न पूछकर कि क्या आप अनल और अनिल में अंतर जानते हैं कि नहीं जानते। तो आप लोग तो जानते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया अजर अजीर, दिन दीन, क्रम कर्म, द्वीप द्वीप। तो अब हमें बताना है कि कौन सा अर्थ इसमें सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर दिया गया है अजर अजीर। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है, यानी कि सही नहीं है। बाकी का आप देख रहे हैं कि दिन का मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब, क्रम सिलसिला, कर्म मतलब कार्य, द्वीप का मतलब हाथी। यहां पर देखिए इस चीज को ध्यान में रखना है, द्वीप मतलब टापू, नदी के द्वीप आपने एक कविता पढ़ी होगी और आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि वो किसकी कविता है। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ चीजों को पलट दिया गया है। हम पढ़ते हैं अजीर बिहारी, जब रामचरितमानस होता है तो एक पंक्ति आती है। ठीक है, तो अजीर मतलब क्या होता है? अजीर मतलब आंगन होता है और अजर मतलब देवता। तो इसी का क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है। इस कारण ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया है। चलते आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है भरण पोषण, अनशन, आभूषण, अनशन, जीवन पर्यंत, आभूषण, आभूषण, मरण पर्यंत। तो आभरण और आमरण लेखनी में आप देख रहे हैं, देवनागरी लिपि के दृष्टिकोण से देखें तो बस भ और म का ही अंतर है इसमें। बाकी देख रहे हैं कि एक वर्ण के आधार पर इसका अर्थ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आभरण का मतलब क्या है, आभूषण। ठीक, और आमरण का मतलब मरण पर्यंत। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया, आमरण अनशन। कई बार हम दोनों शब्दों का एक ही साथ यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों शब्द क्या है, अलग अलग। आमरण का मतलब है कि मरण पर्यंत। आपने गांधी जी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आमरण अनशन उनका एक हथियार के तौर पर था कि मरने तक। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है गृह ग्रह, घर आकाशीय पिंड, श्वेत स्वेद, श्वेत सफेद, श्वेत मतलब पसीना, जलज जलद, जलद मतलब कमल, जलद मतलब बादल, अवधि अवधि, अवधि यहाँ पर दिया है एक भाषा, और अवधि मतलब समय सीमा। तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर कोमा में भी रहेंगे तो भी बता देंगे कि ऑप्शन डी क्या है इसमें गलत है। हालांकि मैं अपने बीए के और एमए के विद्यार्थियों को कई बार देखते हैं कि वो गलत ही लिखते हैं कि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है, जो कि क्या है, गलत है। अभी कल ही की परीक्षा में मैं देखा एक विद्यार्थी ने लिखा कि रामचरितमानस मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं में या सेमेस्टर की परीक्षाओं में क्या लिखते हैं, हिंदी के प्रोफेसर को पचाना काफी मुश्किल हो जाता है, कई बार तो दुख भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब आप बड़े हो जाते हैं और परीक्षाओं में बैठना शुरू कर देते हैं, तब आपको छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा का महत्व समझ में आता है। अवधि मतलब क्या है, समय सीमा, और अवधि एक भाषा है, तो इसी को चेंज कर दिया है। बाकी ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या है, सही। अगला प्रश्न है कि माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं? उसके लिए सूरदास काफी फेमस रहे। ठीक है, ऑप्शन दिया गया अनुराग, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रणय। तो बताने की जरूरत नहीं बिल्कुल। माता पिता के का अपनी संतान के प्रति प्रेम क्या है, वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को कहते हैं? प्रतिदान, उपहार, पारितोषिक, पुरस्कार। तो अच्छे कार्य व सेवा के लिए पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पुरस्कार। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में भी अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं बल्कि। अगला प्रश्न है कि जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? संत, सन्यासी, सदाचारी, सज्जन। तो जिसका आचरण अच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, सदाचारी बोलते हैं। हालांकि जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको संत लोग बोल देते हैं।
जो जिसको परिवार से कोई लेना देना नहीं है उसको सन्यासी, और सज्जन जो संत और सन्यासी दोनों का मिश्रण रखता है उसको सज्जन बोल दिया जाता है, या फिर सीधाई में ही इसका अर्थ निकाला जाता है कि बहुत ही सज्जन है। लेकिन यहाँ पर कई बार शब्द में ही अर्थ छिपा रहता है। जिस व्यक्ति का आचरण, सदाचार, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक संधि है, आप लोग तुरंत जान गए होंगे कौन सी संधि है, ठीक है। तो सदाचार तो हो गया सदाचारी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि ऐसे रोग जो छूने से फैलता हो, ऐसा रोग जो छूने से फैलता है उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, घातक रोग, असाध्य रोग, चर्म रोग। तो छूने से ही जो रोग फैल जाता है उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, संक्रामक रोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? अनुचित, अश्लील, आपत्तिजनक, निषिद्ध। तो जिसको कहने में और सुनने में ही लज्जा आती हो या फिर घिनौना का आभास होता है उसको क्या बोलते हैं? अश्लील बोलते हैं। और अक्सर एक खास संगीत के तरफ बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त, अज्ञेय, अज्ञात, अतीन्द्रिय। जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब है अतीन्द्रिय। ठीक है। यानी कि आपके पास उस चीज को अनुभव करने का आपके पास कोई पार्ट ही ना ऐसा हो, ठीक है, इसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न है कि किसी विषय विशेष में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? विद्वान, ज्ञानी, विशेषज्ञ या फिर पंडित। तो क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषज्ञ कहा जाता है जो किसी विषय विशेष में अधिक जानकारी रखता है। नॉर्मली लोग विद्वान भी कह देते हैं, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको विशेषज्ञ कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने जिन भी प्रश्नों को हल किया है उसमें आपने देखा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, हमने देखा। हमने विलोम शब्दों के युग्मों को भी देखने का प्रयास किया कि कौन सही है कौन गलत है। इसके अतिरिक्त पर्यायवाची शब्दों से भी हमने थोड़ा भी अभ्यास किया। ठीक है। न केवल वन लाइनर में बल्कि समूह में पर्यायवाची शब्द पूछे गए। साथ में वाच्य को भी हम समझ लिए कि आखिरकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य क्या है, उसको कैसे हम परीक्षा के समय कैच करेंगे या फिर पकड़ पाएंगे। तो व्याकरण के अलग अलग पोर्शंस को लगातार हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आप सभी जरूर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।